मोदी जी के जितने भी गुर्गे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, किसी भी पद पे हों, भाजपा के जितने भी बड़े बड़े पदों पे इनके गुर्गे बैठे हुए हैं, वो सभी जो है वक्त वक्त पे कम से कम नहीं तो 100 वीडियो जो है इस समय अपलोड है यूट्यूब पर, जिनके अंदर में ये लोगों को माँ की, बहन की और जाने किस किस की गालियाँ दे रहे हैं। इन्हीं की माँ है और किसी की माँ नहीं है ना। बाकी और वैसे तो ये देव पुरुष हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं। सभी अम्बेडकर अनुयायियों को, बौद्ध अनुयायियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ कि वो हमेशा इतने सजग रहें कि जब भी आपके मान, सम्मान, स्वाभिमान, संस्कृति, सभ्यता पर, आपके इतिहास पर, आस्था पर कहीं कोई प्रहार होता है तो एकता का संदेश दें, एकता की ताकत का एहसास कराएं, जैसा आपने अभी कानपुर में कराया। तो वो सरकार बैकफुट पर आ गई है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है मीडिया के माध्यम से कि ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है, जो कि मंशा उनका जो है उसे बदलने का था। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये असंवैधानिक कार्य जो है सरकार करती है। इन्होंने आज तक कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या भगवान बुद्ध के बारे में कोई अच्छा नहीं सोचा। ये केवल वोट लेने के लिए ऐसी बातें करते हैं, लुभावनी। और सबसे बड़ी निंदनीय बात यह है कि सरकार में रहते हुए जो सत्ता में दलित नेता हैं रिजर्व सीटों पर, उनकी पारकों के नाम पर, दलितों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के नाम पर आवाज़ें नहीं उठती, क्योंकि वो गांधी के बंदर हैं। उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता, मुँह से बोल नहीं सकते, अन्य अत्याचार होता है। तो मैं समस्त अम्बेडकर अनुयायियों से, बौद्ध अनुयायियों से, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों से, अपने जनजातीय भाई और बहनों से अपील करूँगा कि जब भी चुनाव आएँ, चाहे वो सांसद के हों, विधानसभा के हों, ये गांधी के 3 बंदर जैसे नेताओं को चुनने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नेता चुनें जो जुझारू हो, आपके मान की, सम्मान की, आस्था की, धर्म की रक्षा कर सके। ये गांधी के जो बंदर हैं, ये गांधी जी के हरिजन बंदर हैं, क्योंकि उन्होंने तो दलितों को हरिजन कहा था। तो वो मूक दर्शक हरिजन बंदर जो हैं वो वहाँ केवल बैठे रहते हैं, अपने घर को पालते हैं, अपनी व्यवस्था बनाते हैं, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसी काम को अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ जन जागरण कर रहा है प्रत्येक मतदाताओं को कि हमें सच्चा नेतृत्व चाहिए, जुझारू नेतृत्व चाहिए। कोई इस तरीके का चाटकार या गांधी बंदर जैसा नेता नहीं चाहिए। यही मेरा आज का वक्तव्य है कि सरकार ने जो करने का प्रयास किया उसकी मैं निंदा करता हूँ, और जिन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा करके, एकता का एहसास करा करके सरकार को इस बैकफुट पर लाए, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज फिर से हम उपस्थित हैं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के कार्यालय पर, जहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं महासंघ के संयोजक देवेंद्र कुमार सौरकिया जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट जसवंत सिंह राणा जी। और इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि जिस प्रकार से जो पीएम नरेंद्र मोदी जी और योगी सरकार के द्वारा और कानपुर के महापौर के द्वारा जिस प्रकार से जो भारत देश की बौद्ध विरासत हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है, और जहाँ बौद्धों का स्थल है या बाबा साहब से संबंधित स्थल हैं, वहाँ पर अन्य किसी धर्म के नाम से स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी विषय को लेकर क्या कहना है इन समाजसेवियों का, आइए जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो बौद्ध विरासतों पर जो इस प्रकार से एक तरह से कब्जा किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है, आपका क्या कहना है? धन्यवाद भाई अमित बोरसन जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपके चैनल रेंजर टीवी इंडिया को मैं साधुवाद देता हूँ, इसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ। और जो भी समस्त भारत के दर्शक बंधु रेंजर टीवी इंडिया को देखते हैं, सुनते हैं, मैं उन सबके लिए उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए सादर जय भीम प्रेषित करता हूँ। आपने आज का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो उठाया है कानपुर का, कि कानपुर में भगवान बुद्ध के नाम पर बना हुआ
बुद्ध पार्क को एक शिवालय थीम पार्क के रूप में विकसित करने का जो मंसूबा वर्कर सरकार का आया है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि सरकार के पीछे, क्योंकि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार के पीछे जो छिपा हुआ एजेंडा और जो संगठन की ताकत है वो है आरएसएस। आरएसएस का पहले से ही ये एजेंडा रहा है 1925 से कि हम इस देश में मुसलमानों को अलग करके, दलितों को दबा करके, इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके सनातनी मनुवादी व्यवस्था को बना के रखना है। और जिन आक्रांताओं ने बौद्ध विरासत को इस देश में नष्ट किया, उससे भी ज़्यादा जो अवशेष बचे थे, उन अवशेषों को भी नष्ट करने का कार्य आरएसएस मानसिकता के लोग कर रहे हैं। आपको विदित है, जग जाहिर है, बाबरी मस्जिद की खुदाई की गई, वहाँ बौद्ध अवशेष निकले, लेकिन बौद्ध अवशेषों के आधार पर वो जजमेंट ना आकर के कोई राम जन्मभूमि वहाँ होने का कोई ठोस प्रमाण न तो साहित्यिक मिला, न ऐतिहासिक मिला, न आर्कियोलॉजिकल मिला। फिर भी भारत की सबसे बड़ी अदालत ने जजमेंट जो है हिंदुओं के पक्ष में दिया, और यह कह कर के दिया जन भावना, यानी इस देश में कानून का शासन नहीं, जन भावनाओं का शासन है। यानी जिसकी भावना ज़्यादा है, जो जनमत में ज़्यादा हैं, उनके अनुसार निर्णय दिया जाएगा, तथ्य को, सत्य को, सबको अलग कर दिया जाएगा। तो वहाँ जो साकेत नगरी थी, एक तो उसके जो अवशेष थे, शायद कभी कोई न्यायप्रिय लोग इस विषय पर तथ्यात्मक चर्चा करते तो वहाँ स्पष्ट हो जाता कि वहाँ साकेत नगरी थी, जो बौद्ध का गढ़ था, बौद्धों का इतिहास था। और आरएसएस की ये पॉलिसी रहती है, वो बोलते नीति हैं, लिखते नीति हैं, लेकिन करते अनीति हैं। क्योंकि इनकी संविधान में आस्था नहीं है। इन्होंने संविधान बनने से पहले विरोध किया, संविधान बनने के बाद में इन्होंने प्रतियों को जलाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया। और कभी ये आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं कह सकते कि हमने बौद्ध विरासत को बढ़ाने के लिए या बौद्धों को सम्मान देने के लिए कोई जन कल्याणकारी योजना चलाई हों। उसी मंशा का ये परिणाम निकल के आ रहा है। ये टेस्टिंग करते रहते हैं कि भारत के बौद्ध अनुयायी जागृत हैं या सुषुप्त अवस्था में, जरा सी मदोसी में हो तो ये कुचलने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में ये कानपुर की जो भगवान बुद्ध पार्क है, उसको शिवालय पार्क के नाम से विकसित करने का, यानी 12 ज्योतिर्लिंग उसमें स्थापित करने का इन्होंने जो है प्रपोजल पास किया, सर्वे हुआ, पेपर में भी छपा, उसके लिए पैसे भी मंजूर होने की अखबार में खबर छपी, जैसा कि हमको सोशल मीडिया से जानकारी हुई है। इस मीडिया की जानकारी से जब और लोगों को भी पता लगा, तो जो अम्बेडकर विचारधारा के लोग थे, जो भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग थे, जो समतावादी और भारतीय संविधान को मानने वाले पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग थे, आवाज़ बुलंद की। और उस दबाव की वजह से वहाँ के आयुक्त को, कानपुर आयुक्त को ये स्पष्टीकरण देना पड़ा, वहाँ की मेयर को भी देना पड़ा कि ऐसा हमारा अभी कोई विचार नहीं है कि हम पार्क को शिवालय या 12 ज्योतिर्लिंग के रूप, थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाए।
बल्कि उसके आसपास की ज़मीन के बारे में विचार किया जा रहा है। भारतीय संविधान सभी धर्म, पंथ, संस्कृतियों को संरक्षण देता है। अच्छी बात है, हम किसी के विरोधी नहीं हैं कि आप अपने महापुरुषों का, अपने देवी देवताओं का पार्क स्मारक न बनवाएं, बनाना चाहिए, सबको अपनी संस्कृति विकसित करने का अधिकार। लेकिन किसी की संस्कृति को नष्ट करके और उनके अनुयायियों की भावनाओं को आघात करके अपनी भावनाओं को भावना समझें, दूसरों की भावनाओं को भावना न समझें, ये कानून के विरुद्ध है, ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। इसलिए हम इस काम की जो भी प्रयास किया गया उसकी घोर निंदा करते हैं। और जिन भी नेताओं ने, जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आवाज़ बुलंद की, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने आवाज़ बुलंद की, और हमारे तमाम अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी संगठनों ने आवाज़ बुलंद की और अपनी जनशक्ति की ताकत का एहसास कराया, तब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। नगर आयुक्त का इतनी औकात नहीं हो सकती कि वो अपने विचार से कोई थीम पार्क का सर्वे करा ले। इसके पीछे सरकार का डायरेक्शन होता है, वो देखते हैं क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर प्रतिक्रिया जब ज़बरदस्त है तो अपने आप को बैकफुट पर ले लेते हैं, अन्यथा आपको रोन देते हैं। तो मैं सभी अम्बेडकर अनुयायियों को, बौद्ध अनुयायियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ कि वो हमेशा इतने सजग रहें कि जब भी आपके मान, सम्मान, स्वाभिमान, संस्कृति, सभ्यता पर, आपके इतिहास पर, आस्था पर कहीं कोई प्रहार होता है तो एकता का संदेश दें, एकता की ताकत का एहसास कराएं, जैसा आपने अभी कानपुर में कराया। तो वो सरकार बैकफुट पर आ गई है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है मीडिया के माध्यम से कि ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है, जो कि मंशा उनका जो है उसे बदलने का था। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये असंवैधानिक कार्य जो है सरकार करती है। इन्होंने आज तक कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या भगवान बुद्ध के बारे में कोई अच्छा नहीं सोचा। ये केवल वोट लेने के लिए ऐसी बातें करते हैं, लुभावनी। और सबसे बड़ी निंदनीय बात यह है कि सरकार में रहते हुए जो सत्ता में दलित नेता हैं रिजर्व सीटों पर, उनकी पारकों के नाम पर, दलितों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के नाम पर आवाज़ें नहीं उठती, क्योंकि वो गांधी के बंदर हैं। उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता, मुँह से बोल नहीं सकते, अन्य अत्याचार होता है। तो मैं समस्त अम्बेडकर अनुयायियों से, बौद्ध अनुयायियों से, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों से, अपने जनजातीय भाई और बहनों से अपील करूँगा कि जब भी चुनाव आएँ, चाहे वो सांसद के हों, विधानसभा के हों, ये गांधी के 3 बंदर जैसे नेताओं को चुनने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नेता चुनें जो जुझारू हो, आपके मान की, सम्मान की, आस्था की, धर्म की रक्षा कर सके। ये गांधी के जो बंदर हैं, ये गांधी जी के हरिजन बंदर हैं, क्योंकि उन्होंने तो दलितों को हरिजन कहा था। तो वो मूक दर्शक हरिजन बंदर जो हैं वो वहाँ केवल बैठे रहते हैं, अपने घर को पालते हैं, अपनी व्यवस्था बनाते हैं, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसी काम को अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ जन जागरण कर रहा है प्रत्येक मतदाताओं को कि हमें सच्चा नेतृत्व चाहिए, जुझारू नेतृत्व चाहिए। कोई इस तरीके का चाटकार या गांधी बंदर जैसा नेता नहीं चाहिए। यही मेरा आज का वक्तव्य है कि सरकार ने जो करने का प्रयास किया उसकी मैं निंदा करता हूँ, और जिन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा करके, एकता का एहसास करा करके सरकार को इस बैकफुट पर लाए, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो एक विषय चल रहा है कि मोदी जी की मां को जो गाली दी गई, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? और जिस प्रकार से इससे पहले भी अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं जो कि बीजेपी की सांसद और समर्थकों के द्वारा, और जो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में भी एक टिप्पणी की गई थी, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाई अमित, रेंजर टीवी इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार जो है आज जो है आपको मैं देखता हूं तो आप एक मेन स्ट्रीम के अंदर में बहुत ही अच्छे प्रकार से जो है समाज के वास्तविक मुद्दों को आप उठाते हैं। आपने अभी जो कहा, आप ये इतिहास देखिए। अभी कल मैं देख रहा था कि आदरणीय मोदी जी
कि जितने भी गुर्गे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, किसी भी पद पे हों, भाजपा के जितने भी बड़े बड़े पदों पे इनके गुर्गे बैठे हुए हैं, वो सभी जो है वक्त वक्त पे कम से कम नहीं तो 100 वीडियो जो है इस समय अपलोड हैं यूट्यूब पर, जिनके अंदर में ये लोगों को माँ की, बहन की और जाने किस किस की गालियाँ दे रहे हैं। इन्हीं की माँ है और किसी की माँ नहीं है ना। बाकी और वैसे तो ये देव पुरुष हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं। आप ये देखिए, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति ने इन्होंने क्या किया है, जब से ये आए हैं 11 साल हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने गुजरात में किया, गुजरात के बाद में बढ़ करके ये दिल्ली पहुंच गए। गुजरात मॉडल क्या है, मैं आज आपको उसकी हकीकत भी बताऊंगा। गुजरात मॉडल ये है कि सामने वाले को नीचा दिखाओ, जितना भी आप नीचा दिखा सकते हो सामने वाले को नीचा दिखाओ, उसका मोरल डाउन कर दो। या आप इतिहास देखिए कि इन्होंने इन्हें आदरणीय राहुल गांधी जी को और क्या कहा था, पप्पू। आज वो पप्पू का बहुत प्यारा शब्द है पप्पू, उसको इन्होंने उसको मजाक के रूप में दिखाया, उसकी मजाक खिल्ली उड़ाने के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया। और ये दूसरों की खिल्ली उड़ाने वाले, दूसरों की बेइज्जती करने वाले, और ये जो जिस कांड की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी की माँ को गाली दी, किसने दी? ऐसा था कि जो SIR के मुद्दे पे जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार में लगा, उसको काउंटर करने के लिए इनके पास में कोई वो नहीं था। मैं अभी आपसे कह रहा था ये मॉडल गुजरात से शुरू हुआ था। ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो मॉडल है, वोट चोर वाला, ये गुजरात से शुरू हुआ। गुजरात में इन्होंने क्या किया कि जो गुजरात के अंदर में जो एक तरह से जो ऐसी आवाज़ जो किसी का पक्ष नहीं लेती है, उनके वोट कटवा दिए। क्यों? उनको पता नहीं है ना कि बीजेपी को वोट देगा कि नहीं देगा, उन सबके वोट तो कटवा दिए और उनकी जगह फर्जी प्लांट कर दिए। ये 2 काम किए हैं। आज बात भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में या और कहीं भी बात हो रही है, तो वो वोट कटने की बात हो रही है, जो इन्होंने फर्जी बढ़ा दिया उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने दीमक की तरह, आप देखते होंगे हर चुनाव से 3-4 महीने पहले ही अमित शाह हर जगह मीटिंग करते हैं और क्या कहते हैं, पन्ना प्रमुख बनाएंगे। पन्ना प्रमुख का मतलब समझते हो, हर पन्ने पे आप 4-6 वोट 5 वोट बढ़ा दीजिए, ज़्यादा वोट की जरूरत नहीं है उनको, एक पन्ने पे 5 वोट बहुत हैं। अब आप एक लगा लीजिए कि एक विधानसभा में अब आप एतमादपुर की बात करते हैं, 476 बूथ हैं आज की तारीख में। 416 के कितने हो गए, 476 बूथ। कितने बूथ बढ़ गए, 60 बूथ बढ़ गए। 60 बूथ के अंदर में कितने वोट होते हैं, लगभग 60 बूथ पे 6000, यानी एक बूथ पे 1000 वोट के करीब होता, 60,000 वोट हो गया। ये आप समझ रहे हो। ये जिस दिन से सरकार आई है यूपी के अंदर में दोबारा, उस दिन पहले दिन से मैं देखता हूँ यहाँ के विधायक जितने भी हैं, वो विधायक जो है सुबह निकलते हैं, किस काम के लिए निकलते हैं, जैसे उन्हें किसी गांव का दौरा करना है, तो वहाँ के कितने वो हैं, तो वो उसकी लिस्ट और वहाँ पे कौन कौन से वोट जाकर के सबसे पहले एक लड़का उन्होंने इसी काम के लिए रख रखा है कि वो जाकर के सबसे पहले वहाँ के गांव के जो पन्ना के अंदर में जितने लोग हैं, तो उस बूथ लिस्ट की जो है पूरी वो चेकिंग कराएंगे। उसके अंदर में जो तो मर गए हैं उनको तो हटना ही हटना है, तो उनके आगे मृतक लिख देते हैं, और जिनके वोट ज़्यादा हैं उनके वोट कम कर देते हैं, कि जैसे जो वोट बीजेपी को मिलने वाले हैं उनके वोट बढ़ा देंगे। हर बूथ पे करीब उनका टारगेट 50 से 100 वोट होता है, कम से कम 100 वोट जो है वो बढ़ा लेते हैं, और एक बार वो नहीं बढ़ता, ये धीरे धीरे बढ़ाते हैं। 100 बूथ के अंदर में आप ये समझो, वो क्या नाम, एक बूथ के अंदर में करीब 100 वोट एक बार में बढ़ाए इन्होंने, और जब तक वो आएगा तो अभी जिसके प्रकार 60 बूथ बढ़ाए हैं वो इसी तरह बढ़ाए हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है यूपी में, ये इन्होंने किया है। अब इसको पकड़ना बहुत टेढ़ा काम होता है, क्योंकि इसकी समीक्षा करेगा कौन, इसकी समीक्षा करेगा कौन कि जो बूथ पे जो बढ़ाए हैं वो ऑनलाइन बढ़ा दिए इन्होंने।
उसके अंदर में चूंकि भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं या डिफीटेड विधायक हैं या जो वहाँ का क्षेत्र के अंदर में चुनाव लड़ना चाहता है, हारी हुई सीट के ऊपर में कोई विधायक का प्रत्याशी है, वो अपने काम से इससे के थ्रू करता है और धीरे धीरे करके वो इतना वो हर बूथ पे बैलेंस कर लेते हैं कि वहाँ पर जो है विपक्ष के अगर 1000 वोट है या 800 वोट के अंदर में 400-500 वोट जो है उनके हैं, तो 100 वोट इनके ज़्यादा होने चाहिए उससे। तो हर बूथ के ऊपर में 50 वोट, 100 वोट, 60 वोट, 70 वोट करके ये बढ़ा देते हैं विपक्ष से ज़्यादा। इसलिए इतना कॉन्फिडेंस होते हैं कि ये सीट तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। इनका कॉन्फिडेंस का ये राज है। तो अब ये चोरी पकड़ी गई SIR के तहत। वहाँ पर जो 65 कितना लाख वोट बढ़ाया वो किया है ना इन्होंने SIR के माध्यम से 65 लाख वोट हटाया था। अब इन्होंने बढ़ाया कितना है वहाँ पे? 65 लाख हटा दिए तो 65 तो वो कम हो गया विपक्ष का। दूसरा, इन्होंने अपना फर्जी वोट बढ़ा लिए हैं वहाँ पे। गुजरात का जो वहाँ पे प्रभारी बनाया गया है उसका भी प्रभारी का भी वोट वहाँ बना हुआ है। तो ये जो वोट चोरी का मुद्दा है उसको भरमाने के लिए इनने अपने ही कार्यकर्ता द्वारा जब राहुल गांधी की यात्रा जहाँ से समाप्त हो गई और वो आगे निकल गई, खत्म हो गई, तो वहाँ पर खड़े होकर के उस मंच से किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने ये कांड कर दिया। क्योंकि मोदी जी उस समय वहाँ पे थे चाइना में, उन्होंने कहा इसका कार्ड निकालो, जब तक मैं आऊँ तब तक उससे पहले कार्ड हो जानी चाहिए कि गाली दिलवा दो मेरे को। ग्लिसरीन और उसका उपयोग होगा गमछे का और चुनाव जीतना है किसी भी कीमत पर फर्जी वोटों के द्वारा। तो लेकिन वहाँ पे वो खेल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आज का जो बंद था, भारत बंद, वो बिहार बंद था। आज बिहार बंद में क्या हुआ है? फ्लॉप शो हुआ। वहाँ पे लोग इनको गालियाँ दे रहे हैं बीजेपी को, और इनके चक्कर के अंदर में नीतीश की बाट लग गई है। वो भी तड़ी पार होने वाले हैं क्योंकि उनको तड़ी पार करने का इन्होंने पिछली बार ही प्लान किया था। वो तो लालू यादव की वजह से नीतीश कुमार तड़ी पार नहीं हो पाए पिछली बार, लेकिन इस बार जो है तड़ी पार कर ही देंगे चिराग पासवान जो इस बार भी उनके खिलाफ है और वो उसको टिकट बंटवारे में उसको भी कुछ नहीं दिया है, पिछली बार भी नहीं दिया था। लेकिन वो राम का हनुमान है आप समझो बात को, राम का हनुमान है आज भी। तो मेरा ये कहने मतलब है कि ये वोट चोर हैं और वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं। प्रधानमंत्री जो चुना है वो फर्जी है। सारे सांसद और विधायक जितने भी जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वो सब फर्जी वोटों से और EVM के द्वारा। EVM का इसमें रोल ये है कि जो काम वोटर क्या नाम है जो बूथ के ऊपर में जो है बैलेट बॉक्स के द्वारा होता था, पर्चे के द्वारा जब चुनाव होता था, तो उसके अंदर में क्या है कि इनको उनकी वो गड्डियाँ लाकर उन पर स्टाम्प भी लगानी पड़ेगी और उसके अंदर डालना भी पड़ेगा। ये काम 2 मिनट का नहीं है, इसमें टाइम लगता है। उसमें हर मिनट जो है एक वोट डालने में लगभग 25-30 सेकंड तो 40 सेकंड तक खर्च हो जाते हैं। उसमें 40-50 सेकंड खर्च होंगे, तो 1 मिनट में 2 ही तो वोट डल पाएंगे। 1 घंटे में 120 वोट, आप समझो 1 घंटा। तो कम से कम अगर जैसे फर्जीवाड़ा करना है 1000 वोट है, उनमें अगर 300-400 वोट इनको डालने हैं तो आप लगा लो कितना घंटा लगेगा, 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे, है ना। तो उस चक्कर के अंदर में और फिर वो बैलेट बॉक्स जो है तैयार करो, फिर इतने फर्जी वोटों को उनमें डाल करके वो और उसको वो करो, तो वो एक जो है उसमें समय लगता है गलत काम करने में। इसमें तो EVM मशीन है, एक बटन दबाओ इधर दबाओ, दूसरा बटन इधर दबाओ, हो गया कांड। राहुल की माताजी सोनिया जी को इन्होंने कितनी गालियाँ दी हैं और वो कहाँ चली गई जब सोनिया जी को प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस ने वो कर दिया था। तो कुछ इनकी महिला नेत्रियाँ सिर मुड़वा रही थीं, है ना, और वो उनका विरोध करने के लिए, लेकिन उन्होंने देश के लिए त्याग किया। कांग्रेस के राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया उग्रवादियों द्वारा। उनकी माताजी आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी को बम से उड़ा दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री थी। RSS के किसको आज तक उग्रवादियों ने मारा है? आज तक किसी उग्रवादी ने किसी बीजेपी के नेता को मारा है? नहीं मारा। इनके टाइम में हाईजैक हुआ, जब इनकी सरकार रही। हाईजैक किस समय हुआ? इनके टाइम पे। संसद पे हमला कब हुआ? जब बीजेपी की सरकार थी। तो आप ये देखिए, अभी जो पुलवामा कांड है
वो कैसे हुआ? पुलवामा ही तो हुआ था। वो जो सरदार जो सीओ था देवेंद्र क्या नाम है, बलहारा ना क्या था, ऐसे कुछ था, उसका टाइटल मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन देवेंद्र नाम था उसका। तो वो सीओ जो था उसको उग्रवादियों की मदद करने की वजह से उसको सस्पेंड किया गया था। और उसको बहाल करके कौन लाया था? इन्हीं की सरकार उसको बहाल करके लाई। और इन्होंने उसमें क्या किया, उसकी जांच आज तक नहीं होने दी। ये करते क्या हैं, जैसे मणिपुर के अंदर में इन्होंने देखो अभी क्या कितना बड़ा अत्याचार किया है। मणिपुर के अंदर में वो कौन विधायक था, उसकी माँ को सरेआम चौराहे पर नंगा करके उसकी बेइज्जती की गई है। आप सोचिए कितनी शर्मनाक घटना है ये जो मणिपुर वाली घटना है। इसीलिए आज तक ये मणिपुर नहीं गए। अब सुनने में आ रहा है कि शायद अब जा रहे हैं, सुनने में आया ये भी, जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये पता नहीं है। लेकिन मेरा तो ये कहने का मतलब है कि उन्होंने बीजेपी ने इस तरह की घटनाएं कितनी की हैं इसकी गिनती ही नहीं है। ये तो जब किसी भी तरह ये फर्जीवाड़े से देश में आए हैं और फर्जीवाड़ा करके ये जो है देश को छोड़ना नहीं चाहते। अब ये देखिए आप, इनके खिलाफ कोई मुकदमा होता है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने फेवर के जज की तरफ उस मुकदमे को ट्रांसफ़र करा लेते हैं और उसमें डिसीजन करवा देते हैं अपने पक्ष में। आप ये देखिए, जज लोया तो फेमस कांड हो गया। ये सब लोग पूरा इंडिया का, पूरी दुनिया जान गई है कि जज लोया का मर्डर किसने कराया। और फिर उसको अपने पक्ष में वो कराने के लिए अपना जज बिठा करके और उसको अपने पक्ष में भी करवा लिए। तो ये तो अब कोई भी बात छिपी हुई नहीं रही है किसी से, जग जाहिर बातें हैं, है ना। और अब देखो पूरे देश के अंदर में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, 7-8 स्टेट जो है, देखो जितने पहाड़ी इलाके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, आए दिन बादल फट रहे हैं। हज़ारों लोग उससे पीड़ित हैं बरसात के बाढ़ की वजह से। और आप ये देखिए पंजाब में यानी हज़ारों लाखों एकड़ जो है ज़मीन उस समय पानी से लबालब है और खेती चौपट हो गई, ख़त्म हो गई। खेती में कुछ बचा नहीं है। वहाँ के जो है, आज मैं ये देख रहा था तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं वो पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहे। उनके खुद के पैसे, जो स्टेट का पैसा जो है वेट का और उसका जो इनके पास में ड्यू है वो भी नहीं दे रहे हैं ये, ताकि वो किसानों की मदद की जा सके। और भारत के प्रधानमंत्री का किसी भी स्टेट के अंदर में अगर बाढ़ आ रही है, अभी तक का इतिहास रहा है, जब से बीजेपी सरकार, उससे पहले तक का इतिहास की बात कर रहा हूँ, कि देश में कहीं भी, चाहे वहाँ किसी की भी सरकार है, प्रधानमंत्री वहाँ का दौरा करते हैं, उस क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करते हैं, देखते हैं कितना नुकसान हुआ है और उन लोगों को उन नुकसान की भरपाई के लिए, मदद के लिए किसानों की और कुछ ना कुछ उनको रिलीफ फंड देते हैं, ताकि उनकी आर्थिक मदद की जा सके, जो नुकसान उनका खेती से हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन चाइना से भारत में एंट्री करते ही सबसे पहले मुद्दा क्या उन्होंने बोला, मेरी माँ को गाली दी गई है, ग्लिसरीन और अंगोछी का गेम शुरू हो गया। और लेकिन वो गेम भी बिहार में फ्लॉप हो गया, क्योंकि बिहार की जनता जाग चुकी है। बाहर से ले जाके जो वोटिंग का ये पैटर्न इनका है कि बाहर वालों का भी वोट माँ बनवा करके ये फर्जीवाड़ा जो कर रहे हैं ना, अब पूरा देश जान गया है। और अब की बार सत्ता में आना इनको बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी अपने वोट की जल्दी देख रहा है कि मेरा वोट तो नहीं कट गया, सभी लोग आज इस जुगत में हो गए हैं, सचेत हो गए हैं, जागृत हो गए हैं, है ना। और मैं सिर्फ हाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, बौद्ध विरासत। आप देखिए पिछले 800-900 सालों में जितने भी बौद्ध विरासतें थीं, जितने भी चैत्य भूमि थी, वहाँ पर जितने भी विहार थे, उन विहारों पे उन्हीं मूर्तियों को जो है रंग करके, कपड़े पहना करके इन्होंने किसी को देवी लक्ष्मी बना दिया, किसी को सरस्वती बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, और बौद्ध विरासत पे अपने हिंदुत्व का ठप्पा लगाने में लगे हुए हैं। सत्ता जिसकी होती है उसका जिस धर्म को वो सपोर्ट करता है वो धर्म सबसे तेज़ी से बढ़ता है। भारत आज़ाद होने के बाद में चूँकि
लोकतंत्र की जब से यहाँ पे वो हुई तो हर नागरिक राजा बन गया। आज हर एक के पास में वो सुविधाएं हैं जो भारत आज़ाद होने से पूर्व राजाओं के पास थी, वो आम नागरिक के पास में वो सुविधाएं पहुँच गई हैं। आप ये देखो कि मेरे अंदाज में पूरे देश में देखोगे तो लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कार है। मेरे अंदाज में कार तो करोड़ों लोगों के पास होंगी, करोड़ों लोगों के पास कारें हैं। क्यों कि साहब मेरी बात गलत? कई करोड़ों के पास है, कई करोड़ों के पास है, यानी कई करोड़ के लोगों के पास में कारें हैं। जबकि पहले आज़ादी से पहले सिर्फ चंद राजाओं के पास थी, जमींदारों के पास भी कार नहीं थी। क्यों? जमींदार भी उस कार अफोर्ड नहीं कर सकता था उस समय, वो बहुत पैसे की आती थी, विदेशों में बनती थी, भारत में तो कोई फैक्ट्री ही नहीं थी। 1983-84 के अंदर में जो कांग्रेस की सरकार थी, तब जो है ये संजय गांधी का आइडिया था, उसने इस जो गुड़गांव के अंदर में मारुति की कार एजेंसी स्थापित की। हालांकि उससे पहले भारत के अंदर में एम्बेसडर की थी, हिंदुस्तान मोटर्स की थी वो, और ये एक फिएट कार, जिसका मेन काम इंजन बनाना है। ज़्यादातर कारों में उसी का इंजन लगता था तब। तो आप ये देखो कि उस समय जो है आगरा के अंदर में भी डीएम के पास में कार हुआ करती थी, और बाकी किसी के पास में मेरे अंदाज में कार नहीं थी। आगरा के अंदर में कोई इतना बड़ा पूंजीपति नहीं था आगरा के अंदर में कि जो अपनी कार अफोर्ड कर सके। एक आध के पास रही है तो मेरे संज्ञान में नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप देखो आज ये जो पैसा जो दिख रहा है ना, ये कांग्रेस के अंदर में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले वो वित्त मंत्री बने थे 1991 में, जब देश का सोना गिरवी रखा गया था। चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी उस समय, और 20 टन सोना जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ गिरवी रखा गया था। तब केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह दी गई थी। इनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो केंद्रीय कर्मचारियों को भी तनख्वाह दे दी। उस समय 20 टन सोना गिरवी रख करके, और तब जाके केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह दी गई थी। और कुछ समय जब चुनाव चले थे उस समय 91 में, उसके बाद में जब आदरणीय श्री राजीव गांधी को बम ब्लास्ट में मार दिया गया था, और वो भी बाद में पता लगा कि उनकी सिक्योरिटी जो Z+ थी, तो चूँकि वो विपक्ष चाहता है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देता है, जिसकी नहीं चाहता उसकी घटा देता है। तो उनको बम ब्लास्ट में एक तरह से अघोषित रूप में तत्कालीन सरकार जो थी उसका भी रोल था उसके अंदर में, क्योंकि अगर सिक्योरिटी घटती नहीं तो वो जो है मारे नहीं जाते। मेरा तो यही कहने का मतलब है, इन्होंने जब भी पूरे देश के अंदर में सत्ता में जब आए हैं, तब इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को अहित किया है, उनको उनके विरासत को नेस्तनाबूद किया है, और फर्जी विरासतें अपनी उनको क्या कहते हैं उसको प्लांटेड किया है, उनको जो है प्लांट किया है। मेरा तो यही कहने का मतलब है, आपने आज बहुत अच्छा जो है मुद्दा चुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप इसी प्रकार प्रगति करते रहें। अब तो आपका चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, सभी बड़े बड़े नेता भी चाहते हैं कि हम आपके चैनल पे आएँ तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, हमेशा आप तरक्की करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में करता हूँ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, ये प्राकृतिक आपदा हैं, और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को दूरदृष्टि प्लानिंग बनानी चाहिए। ये जो नदियां हैं, इनको एक दूसरे से, जैसे सड़कों का जाल बिछा हुआ है और वो एक दूसरे से इंटरलिंक की जा रही है, इसी तरीके से भारत की सभी नदियों को एक दूसरे से अगर जो है इंटरलिंक कर दिया जाए, कनेक्टेड कर दिया जाए, तो बाढ़ का पानी किसी विशेष एक क्षेत्र में ही उफान नहीं लेगा। तो एक तो जो सूखा से भी बचने के लिए जब फसल में सिंचाई की जरूरत होती है उसमें पानी उपलब्ध रहेगा। दूसरा, एक क्षेत्र विशेष की जो नदियों में जो बाढ़ आती है वो पानी भी बढ़ सकता है, इससे काफ़ी जनहानि को रोका जा सकता है।
दूसरा, सरकार को आपातकाल घोषित रखना चाहिए और बरसात के समय से पहले ही जनता को आह्वान करके उनको जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। और जिन गरीब लोगों के तो घर ही ध्वस्त हो जाते हैं, ज़्यादातर जो है नदी नालों के किनारे कोई गरीब लोग रहते हैं जो शहर में जाके नहीं बस पाते हैं, जो पक्के मकान नहीं बना पाते हैं तो छोटे मोटे बना लेते हैं और वो छोटे से पानी में बह जाते हैं, तो बड़ी जनहानि होती है। इसके लिए सरकार को अपना जो है आपातकालीन राहत कोष बढ़ाना चाहिए, पीड़ित लोगों को पुनर्वासित करना चाहिए, उनको मुफ्त इलाज देना चाहिए और जब तक वो उनका दैनिक जीवन न मतलब जो है रूटीन पे आए तब तक उनकी जो है पूरे भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। तभी मतलब जो है प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य को राहत मिलेगी। होता क्या है कि वहाँ से जो राहत पहुँचती है वो सही मायने में पीड़ितों तक नहीं पहुँच पाती है या फौरी तौर पर पहुँचती है, लेकिन उसके बाद में वो पूर्ण रूप से बर्बाद होते हैं, उसके पूरे तरीके से उन्हें रिस्टैब्लिश नहीं किया जाता। ऐसे जगह पर जो है अभी तक सरकार ये चिन्हित नहीं कर पाई है कि बाढ़ के पीड़ित मतलब जो प्रभावित एरिया कौन से हैं। जो बाढ़ के प्रभावित एरिया हैं और हर साल बरसात होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कम थी कभी ज़्यादा, तो जहाँ ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने की जहाँ संभावना होती है उन जगह पर जो है सरकार को प्लानिंग बना के पहले से ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ से जन व्यवस्था को दूसरी जगह एडजस्ट करना चाहिए और उनकी आकस्मिक सेवाओं के लिए चिकित्सा सुविधा, आपके बचाव कार्य करने वाले सैनिक सेवा, नाविक सेवा और आर्मी सेवा, ये सबको अलर्ट रहना चाहिए उस समय पर भी। तो ये जनहानि इसलिए हो जाती है कि सरकार की पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, जब होती है अचानक तब भागदौड़ होती है तब तक बहुत बड़ी हानि हो जाती है। यही मेरा कहना है। और चूँकि प्रकृति में बहुत कुछ जो है पर्यावरण बदल रहा है, ये इसके पीछे बहुत कुछ जो है वातावरण में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, बढ़ता हुआ तापमान है, ये प्रकृति के मिजाज को बिगाड़ रहा है। जो बहुत बड़ा पेड़ों का कटान हुआ है, बहुत बड़ा जो प्रदूषण हुआ है कल कारखानों से, वाहनों से, ये सब जो है प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ रहा है। इस पर हमारे पर्यावरण विशेषज्ञों की राय लेकर के सरकार को अपनी योजना बनानी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। यही मेरा आज का वक्तव्य है। आपने मेरी बात को सुना, जन जन तक पहुँचाया, इसके लिए रंजन टीवी इंडिया को बहुत बहुत साधुवाद, सभी दर्शकों का साधुवाद।